चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। एक बार वो बता दो, म्यूट अनम्यूट वाली प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। ठीक है, चलो अपना देखो, एक क्वेश्चन बच रहा था इसमें, सी चार्ट वाला। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है यहाँ। देखो है ना, एक चीज बता देता हूँ मैं तुम्हें। जब अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो एक तो मीन चार्ट और एक रेंज चार्ट। मीन और रेंज चार्ट में हमें A2 D2 इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, यानी जिनको अपन क्वालिटी कोएफिशिएंट्स बोलते हैं ना, वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। पी चार्ट की बात करें ना, तो पी चार्ट में अपने को कोई भी क्वालिटी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। कोई भी क्वालिटी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द रिजल्ट of inspection of 20 sample of 100 items each। ठीक है, और each taken on 20 working days, draw the P chart है ना, अपने को P chart बना दो। ठीक है, समझ। हमने फर्स्ट सैंपल में, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 सैंपल में 100 आइटम्स ईच, हर एक सैंपल में 100 आइटम्स है। ठीक है, तो फर्स्ट सैंपल में उन 100 आइटम में से कितने डिफेक्टिव निकले? 9 आइटम्स डिफेक्टिव निकले, तो अपन लिखेंगे सैंपल 1 2 3 4 ऐसे 20 आ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिवनेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो 9 अपॉन 100 करोगे तो 0.09 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट आ जाएगा 0.17, नेक्स्ट आ जाएगा 0.08, नेक्स्ट आ जाएगा 0.07। ठीक है, कंप्लीट कर दोगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी कि इतना बता? देखो, प्रोबेबिलिटी के बाद में अपना होता है पी बार। पहला फॉर्मूला रखता है पी बार का। तो पी बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी अपॉन के। ठीक है, पी बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी अपॉन के। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी इन 20 सैंपल्स की, उनको ऐड करोगे तो सिग्मा पी आ जाएगा, और अपन 20 सैंपल कर दोगे तो पी बार आ जाएगा। ठीक है, क्यू बार का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी बार, तो क्यू बार भी आ जाएगा अपना। और पी बार क्यू बार को यूज करके ये फॉर्मूला यूज कर, ये वाले जो अपने फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूला काम में आ जाएगा, क्योंकि अपने को इन फॉर्मूला में पी बार चाहिए, क्यू बार चाहिए। तो पी बार अपन कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू बार अपन कैलकुलेट कर लेंगे, और एन की वैल्यू यहाँ पर 100 हो जाएगी इस क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को एक बार। करो, ट्राई करो। प्रॉब्लम आएगी तो कोई बात नहीं, पूछ लेना मेरे से, लेकिन एक बार ट्राई करके चेक करो।
अच्छा, तुम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर ली क्या? देखो ये रिजल्ट आ रहा होगा। यस टोटल आ रहा है सर। 2.20। यस सर। और पी बार की वैल्यू आ रही है 0.11 और क्यू बार की वैल्यू आ रही है 0.89। बस फॉर्मूला में यूज करना है इनको, जो वैल्यू है वैसे पुट करते रहोगे और आंसर आता जाएगा। यस सर, कंप्लीट कर लिया। अच्छा, पी बार क्यू बार सबके आ गया, यूसीएल एलसीएल आ गया। देखो एलसीएल तो आ रहा है 0.0163 और यूसीएल आ रहा है 0.20387। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, चलो ये करने के बाद तुम्हें ग्राफ बनाना है और ग्राफ देख लो कैसा बनेगा। सीएल आ जाएगा, यूसीएल आ जाएगा, एलसीएल आ जाएगा। और इसके बाद में ये सारे नंबर है ना प्रोबेबिलिटी वाले, देखो 2 4 6 8 10 12 ऐसे लिया हुआ है इसमें, इसके सारे नंबर प्रोबेबिलिटी वाले हैं इसमें। यानी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ रही थी 0.09, तो देखो 8 और 10 के बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ग्राफ पे तुम कर्व देखोगे तो पता लगेगा कि सारे के सारे नंबर अपने लिमिट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में तो पूछ लो।
यूसीएल आ रहा है साकार यहाँ पर 0.20387। देखो ये रहा यूसीएल। ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है? हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएंगे। देखो सबसे अच्छी चीज क्या है इस चैप्टर में, कि तुम्हें बस क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होगी, तुम्हें फॉर्मूला में पुट करना है, कैलकुलेट करना है, और कुछ नहीं। अच्छा एक बार है ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम। अच्छा देखो समझना, थोड़ा सा एक इसमें कंफ्यूजन। क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी ये चैप्टर जो दिया हुआ है ना, ये चैप्टर दिया हुआ है कॉस्टिंग के अंदर। सेम चैप्टर एसपीएम में भी है, यानी अगर तुम एक तरह से समझोगे ना, तो एक तरह से टेक्निकली एसपीएम का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेम चैप्टर एसपीएम में भी है। मैं दिखाता हूं तुम्हें वो। अभी तो एग्जाम पेपर नेक्स्ट डे। देखो अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम है कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल है एक तरह से। ठीक है। एसपीएम अभी अपना स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट कर देंगे अपन एसपीएम। तो एसपीएम जब अपन पढ़ेंगे तो एसपीएम में भी एक चैप्टर है। देखो ये रहा, यहाँ पर तुम्हें एक चैप्टर दिख रहा होगा, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। सेकंड चैप्टर में ई वाला पॉइंट है ये वाला। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड चैप्टर का ई पॉइंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? अपन अभी टॉपिक पढ़ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल, और मैंने तुम्हें बताया कि अपन यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। अपन पढ़ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल, और यहाँ पर अपन मीन, रेंज, प्रोबेबिलिटी, ये सारे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक है। तो अपन स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं इन क्वालिटी कंट्रोल को सॉल्व करने के। तो सेम चैप्टर है एसपीएम में, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, सेम चैप्टर। ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर का जो ई पॉइंट है ना, ये अपना एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा आप समझ लो, क्वेश्चन जो गिवन है वो कॉस्टिंग में गिवन है, एसपीएम में इसके कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चंस जो गिवन है वो कॉस्टिंग में है, एसपीएम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके गिवन नहीं है। ठीक है। एक बार अच्छा, लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूं, तो इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है वो आया है एसपीएम में। ध्यान देना, मैं दोबारा बोलता हूं, क्वेश्चन गिवन है कॉस्टिंग में, टॉपिक भी गिवन है एसपीएम में, लेकिन एसपीएम में क्वेश्चन नहीं है। एसपीएम में टॉपिक है और आधा पैराग्राफ दिया हुआ है उसके। ठीक है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो एग्जाम में पूछा गया है एसपीएम में, जबकि आना चाहिए ये कॉस्टिंग के अंदर। अच्छा मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। एक एक बार ही क्वेश्चन आया आज तक इसका। अच्छा एक बार भी वैसा क्वेश्चन आया जैसा अपने मॉड्यूल में गिवन नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था जैसा अपने मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन गिवन। अलग ही तरह का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अपन वो सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि अपना पर्ट पड़ा हुआ है, तो पर्ट के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर बी का जो सेकंड पॉइंट है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको पढ़कर देखो।
अच्छा, अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा है तो तुम्हें पता लग गया होगा अब तक मैंने ऐसा क्वेश्चन कहीं सॉल्व नहीं किया, क्योंकि है ना इसमें है ना बोला नहीं गया है कि कौन सा बनाना है चार्ट, एक्स बार चार्ट बनाना है, आर चार्ट बनाना। तुम्हें तो ये पता लग रहा है कि आपको ये, यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ है कमेंट वेदर द प्रोसेस विद इन कंट्रोल लिमिट्स और नॉट। अपने को ये पता लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन उसी तरह का है, क्योंकि अपने को यहाँ पे पता लगाना है कि अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस पर अपना कंट्रोल है या नहीं। ठीक है, तो अपन कैसे पता लगाते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में आ रहा है सब कुछ तो कंट्रोल है। ठीक है, ऐसे पता लगाते हैं। अब समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा वैसे, थोड़ा सा समझो वैसे है ना। अभी अपन ने तीन तरह के चार्ट पढ़े, मीन, रेंज और एक अपन ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें एक मिनट, इसमें अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का। एक बार मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर, अच्छा अपने कोर्स में अपन ने एक बार भी, अपने कोर्स में तीन चार्ट्स गिवन है, तीनों चार्ट के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। और ये है ना, मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन गिवन है दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। ठीक है, तो अपन इसको साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम है, मान लो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमें क्या पता लगेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो के आ गया। देखो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअल में ये सब चीजें है ना मेरी तो पढ़ी हुई है। मैंने जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी ना, यानी मेरा एमएससी किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स, तो मेरी ये पढ़ी हुई है सब चीजें। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि अगर डिफरेंट चार्ट्स दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब अपने कोर्स में लिमिटेड कंसेप्ट, जैसे कि अपन समझो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और लीनियर प्रोग्रामिंग के अपन क्वेश्चन करते हैं सिर्फ फॉर्मुलेशन। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मुलेशन के अलावा कुछ होता ही नहीं, और भी कुछ हो सकता है। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ और लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें दे दिया, वैसे होगा नहीं। ठीक है, मान लो फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें दे दिया, मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपने जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ फॉर्मुलेशन पढ़। तो ऐसा ही यहां पर भी है, अपना जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्स में तीन ही गिवन है, एक्स बार चार्ट गिवन है, रेंज चार्ट गिवन है, प्रोबेबिलिटी चार्ट गिवन। ये वाला क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी, बच्चों ने बोला था कि सर आपने हमको पढ़ा तो दिया लेकिन हमको ये क्वेश्चन हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट का है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट के लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ठीक है, सिग्मा अपॉन रूट एन। और एक फॉर्मूला और लगता है, देखो एक मिनट, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोडक्शन लाइन है, प्रोडक्शन 8 डायमीटर 8 मिलीमीटर डायमीटर, द कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है 5। और ये नीचे नीचे कौन सी टेबल, हाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट नहीं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट नहीं, ये एक्स बार चार्ट ही है, लेकिन इसमें फॉर्मूला दूसरा यूज किया। ये एक्स बार चार्ट ही है लेकिन इसमें फॉर्मूला दूसरा यूज किया। बस एक बार मैं देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में यही डेटा है या इसके बाद में भी कुछ डेटा है। इस
टेबल का क्या लॉजिक है? Assume that you are working in a quality control sector of a company on a particular day, 7 sample size. ठीक है, you are supposed to draw फर्स्ट सैंपल का दे रखा है एवरेज, सेकंड सैंपल का एवरेज दे रखा है, थर्ड सैंपल का एवरेज दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में है ना वैसे गिवन नहीं, लेकिन है ना अपन ऐसा करेंगे, इसको मान लेंगे सैंपल नंबर और इसको मान लेंगे अपन एवरेज। फर्स्ट सैंपल का एवरेज दिया हुआ है, सेकंड सैंपल का एवरेज दिया हुआ है, थर्ड सैंपल का एवरेज दिया हुआ है, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। यूसीएल का फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस 3 सिग्मा एक्स बार, और एलसीएल का फॉर्मूला होता है एक्स बार बार प्लस माइनस 3 सिग्मा एक्स बार। जैसे है ना अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था A2 वाला, अपन ने जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा है ना वो A2 वाला पढ़ा है, तो यहाँ पर A2 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो है एक्स बार बार प्लस माइनस A2 आर बार, ठीक है। तो एक्स बार बार और प्लस माइनस तो है, प्लस है यूसीएल के लिए, माइनस है एलसीएल के लिए। A2 आर बार नहीं है, इसकी जगह सिग्मा एक्स बार है, और 3 लिमिट्स के लिए बोल रहा है, ये 3 लिमिट्स के लिए बोल रहा है, तो इसलिए इसको अपन ने 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए, स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। आप समझते एक एक करके। सबसे पहले अपन जनरल मीन कैलकुलेट करें, एक्स बार बार कैलकुलेट करें। तो जनरल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बार अपॉन के। अच्छा, एक्स बार का टोटल कितना आ रहा है? इन सारे एक्स बार का टोटल कर दो, एक बार बता दो मेरे को एक्स बार का टोटल। सर 55.994। देखो विकास, तुमने पता नहीं क्या किया है, ये अपना एक्स बार है विकास, ठीक है, और इसका अपने को टोटल करना है। टोटल टोटल करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टोटल करना, ठीक है। इसको सही करो। कितना बता रहे हो शेफाली? 55.994। 55.994 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल अपने 7, कितना हो गया इसका? 7.999, तो सर 8 भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, जनरल मीन आ गया, एक मिनट वेट। अपना जनरल मीन आ गया, ठीक है। अब अपने को इसको अपन क्या बोलते हैं, तुम बता सकते हो कि इसको अपन क्या बोलते सर एरर एक्स बार। हैं? स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर। एक Standard। मिनट वेट, एक मिनट वेट।
अच्छा, अब देखो अपने को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, एन की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है, ठीक है। एन की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है ये रही। तो अगर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना है, स्टैंडर्ड एरर कितना है? 0.0044। 0.004। अच्छा देखो, यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट करने के लिए जो भी चाहिए हमें, एक तो चाहिए जनरल मीन, अपन ने जनरल मीन कैलकुलेट कर दिया, और एक चाहिए अपने को स्टैंडर्ड एरर, अपन ने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर। तो तुम्हारा यूसीएल और एलसीएल भी आ जाएगा इसमें। कैलकुलेट कर लो इस क्वेश्चन का यूसीएल और एलसीएल। इस क्वेश्चन में है ना, ये गिवन होना चाहिए था कि नीचे जो सैंपल गिवन है ना, ये सैंपल का एवरेज क्वेश्चन में ही गिवन है। ये गिवन होना चाहिए था, नंबर ऑफ सैंपल नंबर और एवरेज। तो इसका यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट कर लो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 18 में, दिसंबर 18 के एसपीएम के पेपर में, दिसंबर 18 के एसपीएम के पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन। यूसीएल और एलसीएल कैलकुलेट करके बताओ। सर एलसीएल तो माइनस में आ रहा है। नहीं सर, यूसीएल 8.0134 एलसीएल भी नहीं आएगा माइनस और सर एलसीएल 7.986। में। यूसीएल कितना आ रहा है, एक बार दोबारा बताओगे यूसीएल? 8.0134 और एलसीएल 7.986। 7.986। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, ठीक है। यूसीएल, एलसीएल और सीएल को लेकर एक ग्राफ बनाओगे। मैं समझाता हूँ कैसे, एक बार फटाफट से समझा दो। अच्छा, इसमें तो 7 ही सैंपल है, एक मिनट, इसमें 7 ही सैंपल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ये एक्स है, ये वाई है, और देखो एक आ रहा है 8.0134। तो अपन एक लाइन ऐसे रैंडम ड्रॉ करनी है, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ये आ गया 8.0134। एलसीएल आ रहा है 7.986। और मैं सीएल को ब्रोकन से बना देता हूँ, सीएल आ रहा है 7.9999, इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सीएल को मैं ब्रोकन लाइन से बना, अच्छा पहला आ रहा है 7.995। तो फर्स्ट वाला यहाँ कहीं आएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ।
देखो ये आएगा 7. हाँ, कभी कभी तो ये अच्छा तुम लोग बना दोगे क्या ग्राफ, है ना? इस पे देखो ये काम नहीं कर रहा मैं, बना दोगे ग्राफ? अच्छा पहले बताओ कि ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ लिमिट से ऊपर नीचे होगा? ग्राफ यस जब सर बनाओगे 8.032 नो सर 8.032 वाला 8.032 लिमिट से बाहर निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और सर एक क्या? और होगा। हाँ 7.981 भी यस सर Fourth 9 यस one. सर ये भी है। दो सैंपल नंबर 4th और सैंपल नंबर 5th ये लिमिट से बाहर निकल जाएंगे। सैंपल नंबर 4th तो एलसीएल से नीचे आएगा और सैंपल नंबर 5th एलसीएल से ऊपर जाएगा, तो यूसीएल से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दो सैंपल हमारे लिमिट से बाहर हो जाएंगे। तो अगर दो सैंपल हमारी लिमिट से बाहर हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पर production process not in control. कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है ये वाला चैप्टर। सेकंड सैंपल कहाँ आएगा? 7.963। हाँ सेकंड सैंपल भी बाहर आएगा, सेकंड सैंपल भी बाहर आएगा लिमिट से। 7.963 से नीचे आएगा एक बार। हाँ चलो देखो पेन चल रहा है, ठीक है देखो 7.995 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 7.963 से नीचे आएगा। उसके अलावा 8.012 इसके बिल्कुल पास में आ जाएगा। 7.981, एक काम करते हैं 63 को थोड़ा सा नीचे करके और 81 को ऊपर कर देते हैं, तो 63 को यहां कर देते हैं, 81 को एकदम पास में कर देते हैं। उसके बाद है 8.032, 7.999 और 7th का है 8.01। तो ग्राफ बनेगा यानी कर्व बनेगा ये। तो ये बाहर है, ये बाहर है और ये बाहर, तीन सैंपल लिमिट से बाहर है। ठीक है, तो लिखोगे कि सैंपल नंबर 2, 4 एंड 5 लाई आउटसाइड, यानी ऐसा लिख दोगे 2 और 4 तो एलसीएल से बाहर है, तो ऐसे लिखोगे सैंपल नंबर 2 एंड 4 लाई आउटसाइड एलसीएल और या लेसर देन एचसीएल, और सैंपल नंबर 5 इज ग्रेटर देन यूसीएल, सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल, ऐसा लिखो। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। हमारा जो चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल, ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है। जितने क्वेश्चन मॉड्यूल में थे या जितने क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आया हुआ था मैंने करवा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, अगर तुम ऐसा बोलते हो तो क्वालिटी कंट्रोल तो फिर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी अपना एनपी चार्ट बाकी है। इस हिसाब से अभी देखो स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट का मेरे को एक क्वेश्चन लग रहा था लेकिन है नहीं,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट बाकी हो जाएगा, फिर तो वेरिएशन चार्ट बाकी हो जाएगा, फिर अपना एक चार्ट होता है सी चार्ट, कंट्रोल चार्ट होता है, वो बाकी रह जाएगा। ऐसे तो फिर अपने बहुत सारे चार्ट्स रिमेनिंग रह जाएंगे, तो अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो जितना मेरे पास मटेरियल था, जितना मेरे को लगता था कि तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उतने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवा दिए। ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है और आज के लिए इतना काफी है। अपन एसपीएम स्टार्ट करेंगे मंडे से, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं, ठीक है, फिर ध्यान रखना सकते हो।